मैंने गर्म पानी वाले तालाब में 88 मांस खाने वाली मछलियां डाल दी। पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने पर सेट किया और फिर 3 गोल्डन अजगर खरीदने में काफी पैसा उड़ा दिया। आंगन में और बेड के नीचे काले रुए वाले कान खजूरों की पूरी कॉलोनी बसा दी। जब सब कुछ रेडी हो गया, मैं न्यू ईयर की हॉलीडेज के लिए अपना सामान पैक करता हूँ और अब बस बैठकर वेट करना है कि मेरी एक्स खुद रेंगती हुई वापस आए। मेरी पिछली लाइफ में जैसे ही मैं हॉलीडेज पर गया था, वो चुपके से अपनी पूरी फैमिली को मेरे विला में ले आई थी न्यू ईयर मनाने। उन्होंने सिर्फ मेरे बेड पर सोया ही नहीं, बल्कि मेरी सबसे महंगी शराब भी खोल दी और उसके 2 भतीजों ने मेरे स्टडी रूम की हर कलेक्टिबल मूर्ति तोड़ डाली। जब मैंने उससे जवाब मांगा, तारा ने लाइव आकर अपनी जान लेने की कोशिश का ड्रामा किया, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए, और बोला कि मैंने उसे कुछ टॉयज के लिए मारने पर मजबूर कर दिया। ऑनलाइन लोगों को सच का कुछ पता नहीं था, पर सब मुझसे नफरत करने लगे। उन्होंने मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाया, सड़क पर क्रॉस करते वक्त मुझ पर सड़े हुए अंडे तक फेंके। मैं बचने की कोशिश में लड़खड़ाता गया और एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मुझे जोर से टक्कर मारी और दूर फेंका दिया। इस बार जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है, मैं पूरी रात जगकर अपनी हर कलेक्टिबल मूर्ति को दूसरे अपार्टमेंट में सेफ रख देता हूँ। फिर आंगन के तालाब में पिराना मछलियां डालता हूँ। स्टडी रूम में एक बड़ा सा कोन स्नेक छोड़ देता हूँ और ऊपर से एक काली टेरेंटुला भी ऐड कर देता हूँ। मैं मेन गेट पर एक मेटल की वार्निंग प्लेट लगा देता हूँ, यहाँ खतरनाक जानवर हैं, अंदर मत आना। लेकिन मुझे पता है वो खुद को रोक नहीं पाएगी। ये विला क्रूडन का है, इतना अट्रैक्टिव कि कोई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। दिखाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। यूज न्यू ईयर मेरे घर में ही मनाना है। ठीक है, मैं उसे ऐसा न्यू ईयर दूंगा जो वो कभी नहीं भूल पाएगी। ईथन, तुमने पासवर्ड क्यों चेंज कर दिया? मैं अंदर नहीं आ पा रही। जब तारा फाइनली मेरे गेट पर मुझे रोकने आती है, तब हमारे ब्रेकअप को 20 दिन हो चुके होते हैं। रीजन? वो मेरे पीछे किसी और आदमी के साथ होटल में थी। मुझे हमेशा पता था वो बेशर्म है, पर इतनी होगी ये नहीं पता था। हम ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, फिर भी वो मेरे दरवाजे पर क्या कर रही है? अच्छा हुआ मैंने टाइम पर कोड चेंज कर दिया, वरना अब तक वो अंदर होती। हम खत्म हो चुके हैं, इसलिए पासवर्ड बदला। तुम यहाँ वेलकम नहीं हो। तुम मेरे घर में कदम रखने लायक भी नहीं हो। मुझे तुमसे घिन आती है। मैं ठंडे और तुच्छ अंदाज में कहता हूँ। अगर उसमें जरा सी भी अकाल होती तो अब तक चली जाती, लेकिन मुझे पता है वो नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने सब पहले से प्रिपेयर करके रखा है। ईथन, हमारे बीच सब ठीक था, तुम इतने ठंडे कैसे हो गए? वो आदमी शादीशुदा निकला। मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। मैंने अपनी बहन और उसके 2 बेटों से प्रॉमिस किया है कि उन्हें यहाँ न्यू ईयर मनाने लाऊंगी। मेरे पास रहने की जगह भी नहीं है। तुम तो वैसे भी घर जा रहे हो, घर खाली रहेगा। क्या मैं अपनी फैमिली को यहाँ ला सकती हूँ? तारा पहले भी मेरे विला में आ चुकी है। उसे पता है बाहर से ये नॉर्मल लगता है, पर अंदर पूरी रॉयल सेटअप है। स्मार्ट सिस्टम, आंगन में तालाब और स्टोर रूम में महंगा खाना पीना भरा हुआ। वो लोग बिना बाहर निकले न्यू ईयर के 15 दिन तक आराम से रह सकते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी पूरी फैमिली सड़क पर मर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम में से कोई भी यहाँ नहीं आएगा। मैं उसे जोर से धक्का देता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। गेट जोर से बंद हो जाता है। मैं वीडियो डोरबेल से उसे देख रहा होता हूँ। जैसे ही उसे लगता है मैं नहीं देख रहा, उसके चेहरे की मिठास तुरंत गायब हो जाती है। वो मेरे गेट को घूरती है और 2 बार ठूकती है। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा है। मैं तो बस अच्छे से पूछ रही थी। जैसे ही तुम हॉलिडेज पर जाओगे, मैं खुद तला तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। ये जगह मेरी है, मुझे पहले से पता था। उसके चेहरे की वो घटिया सी स्माइल देखकर मैं हंसता हूँ। गुस्से से नहीं, एक्साइटमेंट से, क्योंकि मैं ये सब पहले जी चुका हूँ। मुझे पता है आगे क्या होने वाला है। मेरी पिछली लाइफ में भी उसने बिल्कुल यही किया था। वही चाल चली थी और मैंने भी उसे उसी तरह माना किया था। मैंने सोचा था वो पीछे हट जाएगी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन बाद मैं घर चला गया और जैसे ही मैं गया, तारा ने अपने गांव से एक ताला खोलने वाला आदमी बुलाया, दरवाजा टुड़वाया
और फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ अंदर घुस गई, जैसे घर उसी का हो। जब पड़ोसियों ने पूछा, उसने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हमारा फिर से रिश्ता जुड़ गया है और मैंने खुद उन्हें बुलाया है। पड़ोसियों ने उसे पहले भी देखा था, इसलिए उन्हें शक करने की कोई वजह नहीं थी। और तारा जितनी लालची और बेवकूफ है, उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने स्टोर रूम बिल्कुल खाली कर दिया, मेरी सबसे महंगी पुरानी शराब खोल दी, फ्रिज का सारा खाना साफ कर दिया और चुपचाप मेरे कपड़ों के हर महंगे पीस को बेच डाला। उसकी बहन जैनेट ने मेरी 9 सबसे कीमती कोई मछलियां पका दी, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये सबसे बुरा नहीं था। सबसे बुरा थे उसके दोनों भतीजे। उन्होंने मेरे स्टडी रूम की हर एक कलेक्टिबल चीज तोड़ दी, एक भी नहीं छोड़ी। कई लिमिटेड एडिशन थी, कुछ तो ऐसी थी जो कभी दोबारा मिल ही नहीं सकती थी। ये सब मिलाकर सालों की मेहनत और लाखों की कीमत थी। जब मैं हॉलिडे से खुश होकर वापस आया, वो अभी भी अंदर आराम से बेस हुए थे। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। मैंने हर नुकसान का हिसाब मांगा। लेकिन तारा और उसकी तलाकशुदा बहन, जिसके 2 बच्चे थे, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो चिल्लाने लगी, जमीन पर गिर गिर कर ड्रामा करने लगी। हमारे पास पैसे नहीं हैं, चाहो तो हमारी जान ले लो। फिर तारा ने मुझे मजबूर करने के लिए और भी बड़ा स्टेप लिया। उसने आधी रात को मेरे दरवाजे पर अपने हाथ की नास काटने का लाइव वीडियो चला दिया। उसने इतना गहरा काटा कि वो वहीं मर गई। ऑनलाइन लाखों लोगों ने सिर्फ वही वीडियो देखा था और सब मुझसे बदला लेने जैसी नफरत करने लगे। कुछ ने मेरी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश की, कुछ ने सड़क पर क्रॉस करते वक्त मुझ पर सदे हुए अंडे फेंके। मैं बचने की कोशिश में लड़खड़ा गया और एक गाड़ी ने फुल स्पीड से मुझे टक्कर मार दी। मैं फूलों के बीच जा गिरा, मेरी हड्डियां टूट चुकी थी। जब तक एम्बुलेंस आई, मैं खून की कमी से कांप रहा था। मैं हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाया। मैं उनसे नफरत करता था, तारा से और उसकी पूरी फैमिली से। उनकी लालच और बेवकूफ़ी ने मुझे मार डाला। मैं बस यही सोच रहा था कि मैं इस दुनिया से सिर्फ नफरत लेकर ही जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं वापस आ चुका था। न्यू ईयर से बिल्कुल पहले, उससे पहले कि वो मेरे घर में घुसे, उससे पहले कि मैं घर जाऊं। इस बार मैं खुद उनके साथ गेम खेलने वाला हूँ। उन्हें मेरे घर में न्यू ईयर मनाना है, ठीक है। मैं उन्हें ऐसा न्यू ईयर दूंगा जो वो अपनी कबार तक याद रखेंगे। उसी रात मैं अपने सबसे करीबी दोस्त को बुलाता हूँ। हम दोनों मिलकर सारी कोई मछलियों को उसके विला के तालाब में सेफ शिफ्ट कर देते हैं। इन मछलियों की टोटल कीमत 20 लाख से भी ज्यादा है। मैं तारा की फैमिली को इनके पास आने का 1% भी चांस नहीं दूंगा। मछलियां हटाने के बाद तालाब खाली खाली लगने लगता है। इसलिए मैं एक दोस्त को कॉल करता हूँ जो एक्वेरियम में काम करता है और उससे कहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो और भी ज्यादा खतरनाक हो। अगली सुबह वो एक बड़ा बॉक्स लेकर आता है, जिसमें पिराना मछलियां और 2 बहुत बड़े कछुए होते हैं, दोनों ही डेंजरस। इन मछलियों को सीधा तालाब में डाल दो, वो कहता है, और ऊपर कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स डाल देना ताकि ये छुपी रहें, किसी को डर भी ना लगे। ये बहुत खतरनाक होती हैं। खून की हल्की सी स्मेल मिलते ही कुछ सेकंड्स में किसी भी जानवर को हड्डी तक साफ कर देती हैं। पीछे वाले आंगन में जो बड़े पानी के टैंक हैं, वो इन कछुओं के लिए परफेक्ट हैं। ये पूरी सर्दी बिना खाए रह सकते हैं, फिर भी जिंदा रहेंगे। मुझे ये आइडिया पसंद आता है। मैं उससे पूछता हूँ, और कोई डेंजरस जानवर का आइडिया है? कुछ ऐसा जो मेरे हॉलिडेज के दौरान घुसने वालों को डरा सके? वो तुरंत समझ जाता है। एक कॉर्न स्नेक कैसा रहेगा? जहरीला नहीं होता, पर काफी बड़ा होता है, देखते ही लोगों की फट जाती है। और एक टेरेंटुला भी। वो नुकसान नहीं करती, पर किसी के भी होश उड़ा देगी। मेरा एक दोस्त इन्हें पालता है, उसके पास एक्स्ट्रा हैं। बोलो तो आज दोपहर तक ले आता हूँ। मैं हाँ में सर हिला देता हूँ।
लेकिन मैं यही नहीं रुकता। मैं एक प्रोफेशनल मूविंग कंपनी को कॉल करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मेरे स्टडी रूम की हर कलेक्टेबल चीज़ को केयरफुली पैक करके मेरी दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर दें। घर की हर कीमती चीज़ भी उनके साथ भेज दी जाती है। महंगा सामान, ड्राइंग रूम के पुराने कीमती फ्लावर वाज, सब कुछ। ऑब्वियसली एक बिल्कुल खाली घर शक पैदा करता है, इसलिए मैं काफ़ी सारे गमले वाले पौधे खरीदता हूँ, खासकर सबसे जहरीले जो मुझे मिल सकते हैं, और उन्हें पूरे घर में सजा देता हूँ। बाथरूम के सारे डेली यूज़ वाले आइटम्स बदल कर ऐसे रख देता हूँ जिनकी एक्सपायरी डेट कब की निकल चुकी है। स्टोर रूम में रखी महंगी शराब की जगह हर टाइप की फेक बॉटल्स रख देता हूँ। वैसे भी अमीर लोग फेक शराब खरीद लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं है ना? महंगे, जमे हुए समुंदरी खाने की जगह में सद्दी हुई मछली और बदबू मारते झींगे रख देता हूँ, ऐसे कि कोई छूना भी ना चाहे। उन्हें सी फूड पसंद है ना, तो खाओ, जितना खाना है खाओ। मेरे जाने से पहले मैं एक टेक्नीशियन से पूरे घर में दर्जन भर छुपे हुए कैमरे लगवा देता हूँ। मैं इस घर में होने वाली हर एक चीज़ देखना चाहता हूँ और हर एक पल का रिकॉर्ड पुलिस के लिए रखना चाहता हूँ। जब सब कुछ रेडी हो जाता है, मैं आराम से बाहर निकलता हूँ, हाथ में अपना सामान लिए, और मैं गेट पर एक स्पेशली बनवाई हुई मेटल वार्निंग प्लेट लगा देता हूँ। यहाँ खतरनाक जानवर हैं, अंदर मत आना, अपनी जिम्मेदारी पर ही आगे बढ़ो। अब इस वार्निंग के बाद उनके साथ जो भी होगा, उसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। मैं पहले ही सब क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन मैं तारा को जानता हूँ, वो हमेशा की तरह इस सपने को छोड़ नहीं पाएगी। विला में रहना, महंगी गाड़ियों में घूमना और खुद को स्पेशल समझना। मैं बिना पीछे देखे निकल जाता हूँ, अपना बैग खींचते हुए सीधा एक तेज रफ्तार ट्रेन में चढ़ जाता हूँ, और सीट पर बैठते ही घर के हर कोने के कैमरास ओपन कर लेता हूँ। कुछ देर तक सब शांत रहता है। एक पल के लिए दिमाग में आता है, क्या इस बार सब कुछ बदल गया है? क्या तारा आएगी ही नहीं? क्या मेरी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी? फिर मैं सोचता हूँ, अगर इस लाइफ में तारा सच में बदल गई है और वो घुसने की कोशिश नहीं करती, तो शायद मुझे बदला लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ। जब तक वो मेरे रास्ते में नहीं आती, मुझे उसे बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो ये तक सोचने लगता हूँ कि इन जानवरों का क्या करूं। टरैंटुला, कॉर्न स्नेक और वो पिराना से भरा तालाब। मैं इन्हें भूखा नहीं रख सकता, और ना ही किसी बेगुनाह इंसान को डराने के लिए छोड़ सकता हूँ। लेकिन दोपहर के बाद जैसे ही मैं दोबारा कैमरा चेक करता हूँ, सब कुछ बदल चुका होता है। तारा ने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। वो अपने गांव से एक ताला खोलने वाले आदमी के साथ आती है। सिर्फ 200 युआन में वो आदमी बिना सोचे समझे मेरा गेट खोल देता है। तारा अंदर कदम रखती है, चारों तरफ नजर डालती है, और उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वो उस आदमी को और 500 देती है। लॉक चेंज कर दो। मेरा महंगा फिंगरप्रिंट लॉक निकालकर एक सस्ता, कमजोर ताला लगा दिया जाता है। फिर वो चाकू से वार्निंग वाली प्लेट को निकालती है और बिना देखे ही उसे नाले में फेंक देती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि छत के नीचे लगा कैमरा हर एक सेकंड क्लियर रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही वो आदमी वहां से चला जाता है, तारा सीधा स्टोर रूम की तरफ बढ़ती है। शराब की अलमीरा भरी हुई है, फ्रीजर खाने से पैक्ड है। वो खुशी से हंस पड़ती है। इतना सारा खाना, मेरी बहन और बच्चे तो यहाँ रजाओं की तरह रहेंगे। हंसते हंसते वो ड्राइंग रूम में जाती है, फ्लोर हीटिंग ऑन करती है, और मेरे सोफा पर बैठकर मेरा टीवी देखने लगती है। 2 घंटे बाद वो फिर बाहर निकलती है, शायद अपनी बहन जेनेट और उसके दोनों बच्चों को लेने। मेरी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। मैं कैमरों बंद करता हूँ, अपना सामान उठाता हूँ और नीचे उतरता हूँ। बाहर भरी भीड़ है, न्यू ईयर आने वाला है। लोग अपने बैग्स भरकर इधर उधर जा रहे हैं। हर तरफ फेस्टिवल का माहौल है, और मैं खुद को काफी टाइम बाद हल्का महसूस करता हूँ। मेरा भाई मुझे लेने आता है। उसे टेंशन है कि मैंने गर्म कपड़े नहीं पहने। वो मेरे लिए
एक जैकेट लाया है। उसकी वो गर्म फील मेरे साथ घर तक रहती है। मैं अपने बचपन के बेड पर लेट जाता हूँ और दोबारा कैमरास ओपन करता हूँ। तारा अपनी बहन जैनेट और उसके दो बदनाम शरारती भतीजे फीलिक्स और लियो को पहले ही घर ले आई होती है। जैसे ही जैनेट अंदर आती है, वो हैरान होकर बोल पड़ती है, ये जगह तो कमाल की है। तुम्हारा एक्स तो बहुत अमीर निकला। तारा गर्व से मुस्कुराती है, बिल्कुल। अभी मुझसे नाराज हैं, पर अगर मैं यही रहो और जाने से माना कर दूं, तो जब वो वापस आएगा, सब ठीक हो जाएगा। टाइम के साथ फीलिंग्स बदल जाती हैं। जैनेट को इसमें जरा भी गलत नहीं लगता, बल्कि वो और चलक एडवाइस देती है। जब वो वापस आए, उसे अपने पास खींच लेना, फिर ये पूरा विला तुम्हारा हो जाएगा। तारा सर हिलाकर कहती है, तुम हमेशा सबसे स्मार्ट रही हो बहन। तभी तो तुम डिवोर्स में 5 मिलियन लेकर निकली। जब आसपास कोई नहीं होता, जेनेट धीरे से एक राज खोलती है। मेरा एक्स हस्बैंड आज तक यही मानता है कि ये ट्विंस उसी के हैं। डिवोर्स के बाद भी हर महीने कम से कम 20,000 भेजता है। लेकिन वो उसके नहीं हैं, वो मेरे एक पुराने बॉयफ्रेंड के हैं। एक गुंडा था वो। उसकी फैमिली में ट्विंस होना कॉमन है। कैसी औरत है ये, सालों से अपने एक्स हस्बैंड को बेवकूफ़ बना रही है। मैं तुरंत वो रिकॉर्डिंग डाउनलोड करता हूँ और अपने एक दोस्त को कॉल करके कहता हूँ कि पता लगाए उसका एक्स हस्बैंड कौन है। मैं उससे सब भेजूंगा। इससे एक अच्छा काम समझ ले। कोई आदमी सालों तक बेवकूफ़ बनता रहे, ये सही नहीं है। इधर दोनों बहनें आराम से बातें कर रही होती हैं और उधर फीलिक्स पीछे के आंगन में खेलने चला जाता है। वो बड़े पानी के टैंक को देखता है और बिना सोचे समझे अपना हाथ अंदर डाल देता है। मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगता है। ये कछुए नॉर्मली सर्दियों में सो जाते हैं, लेकिन इस शहर में असली ठंड पड़ती ही नहीं। ये पूरी तरह एक्टिव हैं और बहुत डेंजरस भी। लेकिन फीलिक्स किस्मत वाला निकलता है। कछुआ अभी नया है, पूरी तरह अडेप्ट नहीं हुआ, इसलिए तुरंत नहीं काटता। फीलिक्स उस बड़े कछुए को देखकर और एक्साइटेड हो जाता है, बार बार हाथ डालकर उसे छेड़ता है और आखिर में अपनी किस्मत हद से ज्यादा आजमा लेता है। आह, मेरा हाथ, माँ बचाओ। कैमरा थोड़ा दूर है, इसलिए सब क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तारा और जैनेट दौड़ते हुए आंगन में आती है। जैनेट जैसे ही पानी को देखती है, जो अब खून से लाल हो चुका है, वो वही बेहोश हो जाती है। लेकिन तारा में हिम्मत ज्यादा है। टैंक इतना भारी है कि उसे गिराया नहीं जा सकता, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है। वो खुद अपना हाथ पानी में डालती है और पूरी ताकत से उस कछुए को पकड़ लेती है, जो उसके भतीजे के हाथ से चिपका हुआ है। जैसे ही कछुए को पानी से बाहर निकाला जाता है, वो अपने तेज और नुकीले पंजों से तारा के हाथों पर बार बार वार करता है। गहरे घाव बना देता है और खून बहने लगता है। लेकिन असली डर ये है कि कछुआ फीलिक्स को छोड़ ही नहीं रहा। डर के मारे और जोर से पकड़ लेता है। फीलिक्स दर्द से चीख रहा होता है, आंटी, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। तारा पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं करती, एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकती। उसे डर है कि कहीं सच सामने ना आ जाए कि वो जबरदस्ती घर में घुसी है। फीलिक्स को छुड़ाने के लिए वो सीधा किचन की तरफ भागती है, चाकू लेने के लिए, ताकि कछुए का सिर काट सके। तभी मैं उसे कॉल करता हूँ, थोड़ा टाइम खरीदने के लिए। स्क्रीन पर मेरा नाम देखते ही तारा घबरा जाती है। पकड़े जाने का डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। वो रोते हुए फीलिक्स को वहीं छोड़ देती है और कॉल उठा लेती है, अपनी आवाज को जबरदस्ती नॉर्मल बनाते हुए। ईथन, तुमने अचानक कॉल क्यों किया? वो पूछती है। मैं हल्का सा भौएं चढ़ाकर झूठ बोलता हूँ। मेरे पड़ोसी ने कहा उसने तुम्हें मेरे घर के आसपास घूमते देखा है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं खुद वापस आऊं। तारा अंदर से कांप उठती है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पड़ोसी ने गलत देखा होगा। वो हकलते हुए कहती है, मुझे काम है, बाय, और तुरंत कॉल काट देती है। तारा सोचने लगती है,
अगर पड़ोसी ने उसे देख लिया है तो अब उन्हें बाहर जाना बंद करना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनका पूरा प्लान न्यू ईयर से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। जब वो वापस फीलिक्स के पास दौड़कर आती है, तब तक कछुआ उसे छोड़ चुका होता है। लेकिन जाते जाते उसके हाथ के पिछले हिस्सा का एक बड़ा टुकड़ा नोच लेता है। खून लगातार बह रहा होता है। तारा उसके हाथ को देखती है, लेकिन उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाती। उसमें बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। डर है कि कोई देख ना ले कि वो घर में घुसी हुई है। इसके बजाय वो बेसमेंट में जाकर ढूंढती है और एक फर्स्ट एड किट निकालती है। अंदर रखी पुरानी दवायां और पट्टियां निकालकर, जो कब की एक्सपायर हो चुकी होती है, फोन देख देख कर फीलिक्स के घाव पर बंधा देती है। उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि ये एक्सपायर्ड मेडिसिन घाव को ठीक नहीं करेंगी, बल्कि इन्फेक्शन और बढ़ा देगी और घाव को साड़ने पर मजबूर कर देगी। जब वो बाद में कछुए को ढूंढने जाती है, वो गायब हो चुका होता है। पीछे के आंगन में पाथरों की डेकोरेशन, पानी का फाउंटेन और घनी झाड़ियां हैं। छुपने के लिए परफेक्ट जगह। नाइस मूव, मैं धीरे से बोलता हूँ। मेरी पिछली लाइफ में फीलिक्स ने सिर्फ मेरी चीजें नहीं तोड़ी थी, उसने पूरे घर में हर गया गंदगी भी मचाई थी। अब उसे इस हाल में देखकर मुझे लगता है जैसे इंसाफ मिल गया हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे पास अभी और भी सरप्राइजेस हैं उनके लिए। तारा फिर फुल एनर्जी के साथ कुकिंग शुरू करती है। स्टोर रूम से ढेर सारा सामान निकालती है। बड़े झींगे, महंगी शराब, जामे हुए मछली, फ्रोजन मीट। और बनाओ। जैनेट सोफा से बिना शर्म के चिल्लाती है, मुझे और चाहिए। फीलिक्स और लियो बड़े हो रहे हैं। उन्हें अच्छा खाना चाहिए। वो बार बार और बनाने को बोलती रहती है। असली भूख की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सब कुछ महंगा लग रहा है और फ्री में महंगी चीजें खाना उसे जीत जैसा फील कराता है। ठीक है, मैं और बनाती हूं, तारा कहती है स्लीव्स चढ़ाते हुए। वो तेल उठाकर ऐसे डालती है जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो। तभी जैनेट को एक अजीब सी बदबू आती है। ये ऑयल थोड़ा खराब लग रहा है। तारा सीधा इग्नोर कर देती है। ऑलिव ऑयल ऐसा ही स्मेल करता है। ये महंगा वाला है, इसलिए स्मेल स्ट्रांग है। जब खाना टेबल पर आता है, जैनेट थोड़ा सा खाती है और हर बाइट के साथ उसका चेहरा और ज्यादा बिगड़ने लगता है। ये सी फूड खराब है और ये मीट काला पड़ गया है। कहीं ये सब एक्सपायर्ड तो नहीं? तारा खुद कुकिंग करते करते इतनी भूखी हो चुकी होती है कि बिना सोचे खाना शुरू कर देती है। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, कुछ भी खराब नहीं है, खाओ। जैनेट फिर नहीं खाती। वो एम्प्टी स्टमक ही फेक शराब पीने लगती है। तारा उसे इग्नोर करके मजे से खाती रहती है। फीलिक्स और लियो बच्चे हैं। वो तारा को देखकर बिना सोचे समझे वही फॉलो करते हैं। तीनों मिलकर पूरा खाना साफ कर देते हैं। आधे घंटे के अंदर ही दोनों बच्चे पेट पकड़कर बाथरूम की तरफ भागने लगते हैं। जैनेट को चक्कर आने लगते हैं। उल्टी जैसा फील होता है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। तारा की भी हालत खराब होने लगती है। चक्कर और पेट दर्द के बीच वो बार बार बाथरूम दौड़ती है। आखिर में जैनेट हार मान लेती है। रात के बीच ही दोनों बच्चों को लेकर टैक्सी पकड़ती है और हॉस्पिटल निकल जाती है। तारा की कंडीशन थोड़ी कम खराब होती है, लेकिन वो पूरी रात बाथरूम में ही बिताती है। मुश्किल से संभल पाती है। अगली सुबह वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी होती है। बेड से बाथरूम तक चलने में भी बार बार गिर जाती है। मैं ये सब कैमरा में देख रहा होता हूं और अंदर ही अंदर इंजॉय कर रहा होता हूं। शाम तक जैनेट वापस आती है। दोनों बच्चे बिल्कुल थके हुए और कमजोर लग रहे होते हैं। दोनों बहनें तुरंत स्टोर रूम की हर चीज चेक करती हैं और जो दिखता है उससे वो शॉक हो जाती हैं। हर शराब की बोतल फेक है, हर खाना एक्सपायर्ड है। तारा सोफा पर गिर जाती है। मुझे लगा ईथन बहुत अमीर है, उसकी सारी शराब नकली निकली। जैनेट गुस्से में बोलती है, इसीलिए हम इतनी बुरी हालत में हैं। खाना भी खराब था, तभी बच्चे बीमार हुए। ईथन हद से ज्यादा घटिया है। अगर मुझे डर न होता तो मैं उससे पैसे वसूल करती। तारा धीरे से कहती है, एक इजी तरीका है, वो हमेशा महंगा सामान खरीदता है। कल हम चुपचाप उसका सामान बेच देंगे। जैनेट तुरंत मान जाती है, लेकिन जो वो सोच रही है मैं पहले ही प्लान कर चुका हूं। मैं बस वेट कर रहा हूं कि वो मेरा बेडरूम का दरवाजा खोले। ये कैसी बदबू है? जैसे ही तारा मेरा बेडरूम खोलती है, इतनी भयानक स्मेल आती है कि वो तुरंत पीछे हट जाती है। मैंने जानबूझकर कई जोड़े मोजे बिना धोए छोड़ दिए थे।
ताकि बदबू पूरी तरह फैल जाए। जैनेट तुरंत नाक पकड़कर दूर हो जाती है। तारा हिम्मत करके अंदर जाती है, लग्जरी आइटम्स ढूंढने के लिए, लेकिन स्मेल इतनी ज्यादा होती है कि उसका जी मचालने लगता है। वो अलमारी में हाथ डालती है, लेकिन महंगा सामान मिलने की जगह कुछ गरम, बाल वाला और जिंदा चीज उसके हाथ से टकराती है। तारा डर के मारे पीछे कुड़ जाती है। फीलिक्स दरवाजे से देख रहा होता है। आंटी, आपके हाथ पर एक बहुत बड़ी मकड़ी है। तारा घबराकर हाथ झटकती है और उसी पल वो मकड़ी उसकी उंगली में काट लेती है और फ्लोर पर भाग जाती है। तारा काफी देर तक वहीं खड़ी चीखती रहती है, मकड़ी? यहां मकड़ी है? मेरे पास मत आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैनेट रूम के पास भी नहीं आती, बाहर खड़ी होकर अंदर झांकती रहती है। फीलिक्स भी तारा की चीखें सुनकर डर जाता है और खुद भी चिल्लाने लगता है, मुझे भी मकड़ियों से डर लगता है। दोनों काफी देर तक चीखते रहते हैं, फिर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। फीलिक्स सांस संभलते हुए कहता है, आंटी, लगता है मकड़ी भाग गई। तारा के पैर जो डर के मारे जम गए थे आखिर चलने लगते हैं। डर ने उसका कंट्रोल छीन लिया था। थोड़ा संभलने के बाद तारा मुझे कॉल करती है। उसकी आवाज जबरदस्ती नॉर्मल बनाई हुई होती है। किसी ने बताया कि तुमने रिसेंटली कुछ जानवर पाले हैं? कौन से? क्या वो डेंजरस हैं? असल में वो ये जानना चाहती है कि कितने हैं और कितने खतरनाक हैं। मैं ठन्नोते तोने में जवाब देता हूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। सीधा बोल रहा हूँ, बिना वजह मुझे कॉल मत करना। मैं तुरंत कॉल काट देता हूँ। यूं पूरी रात इसी डर में जीने दो। तारा अंदर ही अंदर जल रही होती है, पर वो कुछ कर नहीं पाती। आखिर में डर जीत जाता है। वो हॉस्पिटल जाकर 2000 युआन खर्च करती है। जहर के ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन लगवाती है। तब जाकर यूस थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन यूस ये बिल्कुल पता नहीं होता कि घर में कितनी मकड़ियां हैं। इसलिए अब वो हर रूम में घुसने से पहले हर कोना, हर शैडो, हर जगह ध्यान से चेक करती है। जेनेट यूस कितना भी समझा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती। डर है कि कहीं पड़ोसी देख ना लें। स्टोर रूम अब बेकार हो चुका है। तभी जेनेट को याद आता है, मैंने आंगन के तालाब में बड़ी मछलियां देखी थी, चलो उन्हें पकड़ते हैं। तारा तुरंत मान जाती है, बिल्कुल सही, आज न्यू ईयर है, दोपहर में फिश खाएंगे और रात में बाहर जाकर अच्छा खाना। लेकिन तुरंत एक प्रॉब्लम सामने आ जाती है, तालाब में उतरेगा कौन? तारा के हाथ पहले से इंजर्ड है। वो पानी में हाथ डालने से सीधा मना कर देती है। तालाब बड़ा है, पकड़ना इजी नहीं। जेनेट भी अपनी नई ड्रेस खराब नहीं करना चाहती। तभी फेलिक्स, जो पास में पौधे उखाड़ रहा होता है, सब सुन लेता है और आगे बढ़कर कहता है, मैं पकड़ूंगा मछली। किसी के रोकने से पहले ही वो अपने आधे भरे घाव की परवाह किए बिना सीधा तालाब में कूद जाता है। नॉर्मली पिराना बड़ी चीजों पर अटैक नहीं करती, लेकिन अगर खून हो तो सब कुछ बदल जाता है। फेलिक्स फिसल जाता है और पूरा पानी में गिर पड़ता है। जैसे ही उसका घायल हाथ पानी में जाता है, तालाब की सारी मछलियां उसकी तरफ टूट पड़ती हैं। सीधा उसके घाव पर हमला, एक ही पल में। दर्द से वो जोर से चीखता है। जेनेट अपनी ड्रेस भूल जाती है, दौड़कर उसका हाथ पकड़ती है और बाहर खींचने की कोशिश करती है। लेकिन फेलिक्स भारी है, एक हाथ से निकलता ही नहीं। तारा, नीचे आओ, मेरी हेल्प करो, वो घबरा कर चीखती है। मुझे उन मछलियों से डर लगता है, तारा कहती है और वही जमीन पर बैठ जाती है। जेनेट अपनी पूरी ताकत लगाकर फेलिक्स को बाहर खींच लेती है। जब वो बाहर आता है, उसका हाथ बुरी तरह फट चुका होता है, हड्डी तक दिख रही होती है। मेरा बच्चा! जेनेट रोते हुए फोन उठाती है एम्बुलेंस बुलाने के लिए। नहीं, तारा उसे रोक देती है। यहां एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। अगर वो यहां आए तो सच सामने आ जाएगा। वो उसे रोक देती है। जेनेट मजबूरी में फेलिक्स को लेकर तुरंत वहां से निकल जाती है, ताकि कोई उन्हें विल्ला से लिंक न कर सके। दूर जाकर टैक्सी लेकर हॉस्पिटल जाने का प्लान बनाती है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाते कि जेनेट का फोन बजता है। तारा का कॉल होता है। वो रो रही होती है, कुछ बहुत बुरा हो गया। लेओ स्टडी रूम में चला गया। एक बड़ा सा अजगर उससे लपेट के बैठा है। वो सांस नहीं ले पा रहा, वो मर जाएगा। जेनेट के पैरों से जान निकल जाती है। वो वहीं गिर पड़ती है। अब तारा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो फाइनली पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है। जब पुलिस मुझे कॉल करती है और बताती है कि मेरे घर में कोई घुस आया है, तब मैं आराम से बाहर खाना बना रहा होता हूँ। जब तक पुलिस पहुंचती है,
फेलिक्स का हाथ इतना खराब हो चुका होता है कि उसे काटना पड़ता है। लियो को पुलिस अजगर से छुड़ाती है। वो इतना डरा होता है कि ठीक से बोल भी नहीं पाता। फिर उसे तेज बुखार हो जाता है। जेनेट सिर्फ बेहोश हुई थी। वो बच जाती है, लेकिन तारा की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है। इतने शॉक्स के बाद उसका दिमाग टूट चुका होता है। वो पागल जैसे चिल्लाती रहती है, मकड़ी, अजगर। उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल बिखार चुकी होती है। जब जेनेट होश में आती है, वो सीधा मुझ पर इल्जाम लगाती है, तुमने सब जानकर ये जाल बिछाया था। वो मुझसे हर नुकसान का पैसा मांगती है। पुलिस मुझसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मांगती है। मैं सीधा घर के सारे कैमरा रिकॉर्डिंग्स निकालकर उन्हें भेज देता हूँ। सच सबके सामने क्लियर हो जाता है। गलती किसकी है, इसमें कोई डाउट नहीं। पुलिस को अब मेरी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल साफ है, मेरी कोई गलती नहीं। मैंने बस अपने घर में कुछ खतरनाक दिखने वाले लेकिन नॉन पॉइजनस एनिमल्स रखे थे। अगर उन्होंने वार्निंग साइन नहीं हटाया होता और जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश नहीं की होती, तो ये सब कभी नहीं होता। मैं उन्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। उल्टा, मैं उनसे अपने नुकसान का कॉम्पनसेशन लूंगा। मैं एक लॉयर हायर करता हूँ। अब जेनेट के साथ मेरी हर बात उसी के थ्रू होती है। प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल्स को ही करने देना चाहिए। अगले दिन मेरा लॉयर मुझे बताता है कि जेनेट कई बार धमकी दे चुकी है, मैं तुम पर केस करके तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लेकिन वो ये भी क्लियरली कहता है कि इस केस में गलती उनकी ही है। एक घर के मालिक के तौर पर मैंने पहले ही वार्निंग देकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी थी। कोर्ट का डिसीजन मेरे फेवर में ही आएगा। ये सुनते ही मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाता है और मैं अपने लॉयर के थ्रू जैनेट को मैसेज भिजवाता हूँ, जब चाहे मुझे कोर्ट ले जाओ। फिर मैं अपना पहला मूव लेता हूँ। मैं कैमरा रिकॉर्डिंग्स में सबके चेहरे ब्लर करके वीडियो ऑनलाइन डाल देता हूँ, ताकि जैनेट मुझसे पहले ये ना कर सके और खुद को विक्टिम दिखाकर लोगों की सिंपैथी ना ले सके। चेहरे ढूंढले होने के बाद भी जैनेट की थोड़ी बहुत पहचान ऑनलाइन दुनिया में ऑलरेडी है। कुछ लोग सिर्फ उसकी चाल ढाल से ही उसे पहचान लेते हैं। धीरे धीरे बात फैलने लगती है कि वीडियो में जो औरत है वो जेनेट ही है। लोग उसके पुराने वीडियोस पर टूट पड़ते हैं, ये तो खुद को रिच फैमिली से बताती थी ना, और ये दूसरों के घर में घुस रही है। सच क्या है इसमें? दोनों बहनें लालची हैं। जो हुआ सही हुआ। ऊपर से घर के ओनर से पैसे भी मांग रही है। घर बर्बाद कर दिया। अच्छा हुआ वहां जानवर थे, वरना सब लूट लेती। धीरे धीरे पब्लिक पूरी तरह जेनेट के खिलाफ हो जाती है। लेकिन मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। गेम अभी बाकी है। जब ये मैटर अभी भी ट्रेंडिंग में होता है, मैं एक और वीडियो डालता हूँ, जिसमें सच सामने आता है कि कयल ने अनजाने में किसी और के बच्चों को पला। मुझे उसे ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसी रात कयल सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां फीलिक्स और लियो एडमिट है। इस बार लोगों का रिएक्शन और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। जैसे ही मैं वो वीडियो डालता हूँ जहां जेनेट खुद एक्सेप्ट करती है कि बच्चे कयल के नहीं हैं, सिर्फ एक रात में व्यूज 10 लाख क्रॉस कर जाते हैं। कमेंट्स तो और भी क्रेजी हो जाते हैं। किसी ने तो कयल की पूरी इन्फो तक निकाल ली। वो एक बिल्डिंग मटेरियल कंपनी का ओनर निकला, अमीर, सक्सेसफुल और काफी एरोगेंट भी। अपने सोशल मीडिया पर वो हमेशा अपने ट्विन बिटून की फोटोज डालता था और प्राउडली लिखता था, अच्छे बाप अच्छे बेटे बनाते हैं। अब उसकी हर पोस्ट लोगों के लिए मजाक बन चुकी है। मैं फोन साइड में रखता हूँ, धीरे से रेडी होता हूँ। शो अब शुरू हो चुका है और डायरेक्टर ओपनिंग सीन कैसे मिस कर सकता है। मैं जानबूझकर एक ब्लैक कोट पहनता हूँ, ऐसा कि देखते ही लगे मुझसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा। फिर मैं सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता हूँ। मैं अभी वार्ड तक पहुंच भी नहीं पाता कि अंदर से तेज आवाज आती है, जेनेट की चीख और कुछ टूटने की आवाज। कयल, प्लीज मेरी बात सुनो। वो वीडियो फेक है। ईथन ने बदला लेने के लिए बनाया है। सब झूठ है। कॉरिडोर लोगों से भरा हुआ है। पेशेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स, सब उस ड्रामा को देखने के लिए रुक गए हैं। अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। हेड नर्स भीड़ हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेकार। मैं भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता हूँ और अंदर का क्लियर सीन देख लेता हूँ। रूम पूरी तरह तबाह हो चुका है। कयल, जो पहले कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल दिखता था, अब गुस्से से लाल हो चुका है। उसकी गर्दन की नासें उभर आई है। हाथ में ड्रिप स्टैंड पकड़ा हुआ है, जैसे कोई वेपन हो। जेनेट उसके पैरों में गिरी हुई है, बाल बिखरे हुए, उसका पैर पकड़े हुए। उसका चेहरा सुझा हुआ है। साफ दिख रहा है अभी अभी उसे मारा गया है। एक बेड पर फीलिक्स पड़ा है,
तारा कोने में बैठी है, खाली आंखों से छत को देख रही है, बार बार बड़बड़ा रही है, मकड़ियां, बड़ी मकड़ियां। कयल गुस्से में हंसता है और जेनेट को एक लात मारकर दूर फेंक देता है। वीडियो फेक हो सकता है, लेकिन ब्लड टेस्ट? वो अपने बैग से कुछ पेपर्स निकालकर उसकी तरफ फेंकता है। वो सीधा जेनेट के चेहरे पर लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही मैंने वीडियो देखा, मैंने तुरंत टेस्ट करवाया। तुम्हारे घर से बाल और ब्रश लिए, रिजल्ट सामने है, देख लो। उन दोनों में मेरा एक बूंद भी खून नहीं है। उसकी आवाज पूरे वार्ड में गूंज जाती है। 8 साल तक मैंने किसी और के बच्चों को पला। हर महीने 20,000 दिए, घर लिया, गाड़ी दी। जेनेट, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। जेनेट जमीन पर पड़े कागजों को देखकर बिल्कुल टूट जाती है। कांपते हुए उसके पैर पकड़ लेती है। हम शादीशुदा थे, क्या उसका कोई मतलब नहीं? फीलिक्स का हाथ कट गया, उसे ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए। तुम हमें छोड़ नहीं सकते। मुझे हाथ मत लगाओ। कयल पीछे हट जाता है, जैसे वो कोई गंदी चीज हो। पर हाँ, 3 काम के लिए आया हूं। वो 3 उंगलियां उठाता है। पहला, घर घरे नाच दिया है, लॉयर से बात हो चुकी है, तुरंत खाली करो। दूसरा, पिछले 8 साल में जो भी पैसे दिए सब वापस चाहिए। ये फ्रॉड है, मैं तुम्हें जेल भेजूंगा। तीसरा, वो बच्चों की तरफ देखता है, उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं। आज से मैं उनके इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा। जो 500 पहले डिपॉजिट किए थे, वो भी वापस ले लिए हैं। ये सुनते ही जैनेट बिल्कुल बिखार जाती है। नहीं, ऐसा मत करो। फीलिक्स को और ट्रीटमेंट चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो हॉस्पिटल इलाज रोक देगा। कयल ठंडे अंदाज में बोलता है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जाओ उनके असली बाप को ढूंढो। वो निकलने लगता है। जैनेट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड उसे जोर से धक्का दे देता है। वो टेबल से टकरा कर गिर जाती है। उसके सर से खून निकलने लगता है। और तभी मैं, जो दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था, धीरे धीरे ताली बजाना शुरू करता हूँ। कमाल, सच में कमाल। पूरा रूम एकदम चुप हो जाता है। सब मेरी तरफ देखते हैं। जैनेट खून से भरे चेहरे के साथ मुझे घूरती है। उसकी आंखों में सीधी नफरत जल रही होती है। ईथन, ये सब तुमने किया है। तुमने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें मार दूंगी। वो मेरी तरफ भागती है, लेकिन मेरे पास पहुंच नहीं पाती। मैं हल्का सा साइड हो जाता हूँ। वो सीधा आगे गिर पड़ती है। मैं ठंडे टोन में बोलता हूँ, खाना है तो खाओ, पर क्या बोल रही हो? जरा सोच समझ कर बोलो। तुम ही थी जिसने अपने पति को धोखा दिया। तुम ही थी जो अपनी पूरी फैमिली को मेरे घर में इल्लीगल तरीके से ले आई, सिर्फ लल्लच के लिए। इसमें मेरी क्या गलती है? कयल मेरी तरफ देखता है। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे काम होता है और उसकी जगह एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है। शायद शुक्रिया। आखिर अगर मेरा वीडियो नहीं होता तो वो जिंदगी भर किसी और के बच्चों का खर्चा उठाता रहता। थैंक्स भाई, वो कहता है। मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। छोड़ो, इसका जिक्र मत करो कयल। मैं बस अपनी चीज़ों की प्रोटेक्शन कर रहा था। कयल हल्की सी आवाज़ करता है, अपने लोगों के साथ बिना पीछे देखे निकल जाता है। उसके जाते ही जैनेट की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वो जमीन पर मुंह के बल गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। हाथों से फ्लोर पीटती है। बेड पर लियो इतना जोर से रो रहा होता है कि उसका पूरा बॉडी कांप रहा है। और कोने में तारा हवा में हाथ मार रही होती है, जैसे उसके आसपास इनविजिबल मकड़ियां घूम रही हो। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे फुसफुसा रहे होते हैं। मैं वहां से जाता नहीं। मैं जैनेट के पास जाता हूँ और उसके साइड बैठ जाता हूँ। रोना बंद करो, मैं शांत आवाज में कहता हूँ, और मैं यहाँ हेल्प करने नहीं आया हूँ। मैं अपनी पॉकेट से एक लंबा कागज निकालता हूँ और उसके सामने रख देता हूँ। मेरे लॉयर ने पूरा हिसाब लगा लिया है। तुम्हारी फैमिली ने मेरे घर में जितना नुकसान किया, मैं लिस्ट की तरफ इशारा करता हूँ। ये सब है। जो शराब तुमने पी, जो खाना तुमने खाया, जो पुराना फ्लावर वॉज तुमने तोड़ा, जो कारपेट खराब किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कलेक्टेबल मूर्तियां तुमने तोड़ दी। टोटल अमाउंट लगभग 36 लाख युआन। जैनेट का सिर झटके से ऊपर उठता है। 36 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ सस्ती प्लास्टिक की चीजों की इतनी कीमत? सस्ती प्लास्टिक? मैं ठंडी सी हंसी हनता हूँ। वो लिमिटेड एडिशन थी, अब बनती भी नहीं। मार्केट में उनकी कीमत अनमोल है। मैंने उनका प्रॉपर वैल्यूएशन करवा लिया है। कोर्ट एक एक चीज मानेगी। मैं थोड़ा रुकता हूँ, फिर झुककर उसके कान के पास धीरे से बोलता हूँ, और वैसे भी तुम पैसे देने की कंडीशन में हो ही नहीं।
वैसे सुना है तुम्हारा वो पुराना आदमी जो गुंडों के साथ रहता था, इन बच्चों का असली बाप, वो अभी जेल से बाहर आया है। अगर उसे पता चल गया कि उसके 2 बड़े बेटे हैं और एक पैसे वाली एक्स उसका इंतजार कर रही है, तो क्या करेगा वो? जैनेट की आंखें एकदम फैल जाती हैं, पूरा बॉडी कांपने लगता है। वो जानती है वो आदमी कौन है, एक ऐसा डरावना इंसान जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। सालों तक वो उससे बचती रही, फिर कयल को पकड़ लिया। तुम क्या करने वाले हो? जैनेट डर से पूछती है। क्या करूंगा? मैं सीधा खड़ा होता हूँ, अपने कपड़े ठीक करता हूँ। बस इतना कि फैमिली पूरी होनी चाहिए। जैनेट चीख पड़ती है, लेकिन मैं उसकी बात इग्नोर करता हूँ। मुड़कर सीधा रूम से बाहर निकल जाता हूँ, जहाँ दावा और दर्द की स्मेल घुली हुई है। बाहर तेज धूप है। मैं गहरी सांस लेता हूँ, फोन निकालता हूँ और एक नंबर डायल करता हूँ। जैक, सुना है तू मौका ढूंढ रहा है। मेरे पास एक बड़ा चांस है। जैनेट के बारे में, तुम्हारा पुराना कनेक्शन, 2 बड़े बेटे और काफी पैसा। दूसरी तरफ से भारी आवाज आती है। कौन बोल रहा है? मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। मैं कौन हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैनेट अभी सिटी हॉस्पिटल में है, 3rd फ्लोर। लेट हुआ तो चांस चला जाएगा। मैं कॉल काट देता हूँ। 2 ट्रैफिक लाइट्स को देखते हुए मेरे होठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ जाती है। जैनेट, तारा, तुम्हें लगता है ये सब खत्म हो गया? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें दूसरों की चीजें लेना पसंद है ना? लोगों को बेवकूफ बनाना पसंद है? तो ये मेरा गिफ्ट है। अब असली गेम शुरू होगा। मैं जल्दी में नहीं हूँ। हॉस्पिटल लॉबी में बैठ जाता हूँ, कॉफी ऑर्डर करता हूँ और आराम से सिप लेता हूँ। लगभग 20 मिनट बाद एंट्रेंस पर हल्ला मचता है। एक आदमी अंदर आता है, चमकली शर्ट, टाइट जीन्स, सख्त चेहरा, कंधे पर ड्रैगन का टैटू। उसके पीछे 2 और लोग, जिन्हें देखते ही समझ आ जाता है कैसे लोग हैं। ये जैक है। मैं अपनी कैप थोड़ी नीचे कर लेता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ। तीनों सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने उन्हें पहले ही सब डिटेल्स दे दी थी, फ्लोर, रूम, सब कुछ। मैं फ़ोन निकालता हूँ और उस छोटे ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होता हूँ जो मैंने जैनेट के रूम के पास छुपा दिया था। अगली आवाज़ें सुनते ही दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। दरवाज़ा ज़ोर से टूटने की आवाज़। जैनेट, बाहर आ! जैक की भारी आवाज़ गूंजती है। जैनेट चीख पड़ती है। जैक, तुम यहाँ कैसे? चुप! वो गरजता है। सुना है तुमने मेरे 2 बच्चे पैदा किए और 50 लाख खा लिए। पैसा निकाल। मेरे पास नहीं है, सब वापस जा रहा है। प्लीज चले जाओ। जैनेट की रोती हुई आवाज। नहीं है? एक जोर का थप्पड़। आवाज सीधा कान के अंदर तक गूंज जाती है। मैं हल्की सी सांस रोक लेता हूँ। मैं अभी जेल से निकला हूँ और तू बोल रही है तू गरीब है? गले में जो सोना है उतर। रूम में अफरा तफरी मच जाती है। जैनेट रो रही है, लियो चीख रहा है, चीजें गिर रही हैं। ये सब मेरे पास आखिरी है, मत लो। फिलिक्स को ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रीटमेंट? जैक ठंडी हंसी हंता है। उसका हाथ तो गया, बड़ा होके क्या करेगा? इसको ले जाऊंगा, काम करेगा। मैं धीरे से हंस पड़ता हूँ। ये था इसका असली प्यार। मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। जैनेट चीखती है, मारपीट की आवाजें, चीखें। और तभी तारा, जो अब तक अपने ही डर में डूबी हुई थी, अचानक चीख पड़ती है। मखदियां, वो तुम्हें काट लेंगी, मार डालेंगी। तारा टेबल से एक फ्लास्क उठाकर सीधा जैक की तरफ फेंक देती है। एम मिस हो जाता है, लेकिन उबलता हुआ पानी उस पर गिर जाता है। ये क्या? ये पागल औरत कौन है? जैक गुस्से से फट पड़ता है। तूने मुझ पर चीज फेंकी? लड़को, इससे इतना मारो कि चुप हो जाए। उस पल पूरा रूम सच में नरक बन जाता है। जैनेट और तारा, जो कभी घमंड से भरी रहती थी, जो मुझे नीचा समझती थी, अब 3 गुंडों के सामने बिल्कुल बेबास खड़ी हैं। नर्सेज और सिक्योरिटी जल्दी पहुंचते हैं, लेकिन जैक जैसे आदमी के सामने कोई सीधा बीच में आने की हिम्मत नहीं करता। कोई बीच में आने की हिम्मत नहीं करता। जैक को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने फैमिली को सिखा रहा हूँ, ये हमारा मैटर है, पुलिस क्या कर लेगी मेरा। और सच कहूँ तो वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। ऐसे केसेस में पुलिस ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन की कस्टडी। और जैक जैसे आदमी के लिए वो भी किसी आराम की जगह से कम नहीं। मेरे कानों में जो आवाजें आ रही थी, धीरे धीरे कमजोर और बेबास होती जा रही हैं। मैं समझ जाता हूँ, टाइमिंग परफेक्ट है। ये एक ऐसी फाइट है जहां हर कोई एक दूसरे को खा रहा है। जैनेट की आखिरी हिम्मत भी टूट जाती है और उनकी बची हुई इज्जत भी खत्म। मैं अपना छोटा डिवाइस निकालकर डस्टबिन में फेंक देता हूँ और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता हूँ। रोड के सामने एक शांत कैफे में एक आदमी बैठा है, साफ सुथरा सूट, गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा,
धीरे धीरे पेपर्स देख रहा है। इसका नाम है प्रेस्टन, एक फेमस लॉयर जिसे मैंने हैवी फीस देकर हायर किया है। उसकी एक लाइन काफी फेमस है, जितना पैसा दोगे उतने बड़े इंसान की गलती निकाल दूंगा। मिस्टर ईथन, मैंने आपका पूरा केस देख लिया है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ये कोई सिंपल केस नहीं, हम इसे फुल क्रिमिनल केस बना सकते हैं। वो कुछ पेपर्स मेरी तरफ स्लाइड करता है। पहला, इल्लीगल ट्रेसपैसिंग। वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने ताला तोड़ा, अंदर घुसे, फिर लॉक चेंज किया और वहां लंबे टाइम तक रहे। इंटेंट क्लियर है। दूसरा, ग्रैंड थेफ्ट। उन्होंने आपका महंगा सामान बेचा, शराब पी, लग्जरी आइटम्स यूज किए। टोटल अमाउंट काफी बड़ा है। आपकी लिस्ट के हिसाब से ये मेजर क्राइम है, मिनिमम 10 साल की सजा। तीसरा, इंटेंशनल डैमेज। कलेक्टिबल्स तोड़ दिए, वैल्यूएबल आइटम्स डिस्ट्रॉय किए, सब प्रूफ क्लियर है। प्रेस्टन धीरे धीरे टेबल पर उंगलियां ताप करता है, जैसे किसी के एंड की घंटी बज रही हो। और जो बच्चे की इंजरी है, आपने गेट पर पहले ही वार्निंग लगा दी थी, कैमरास भी थे। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। वो लोग खुद इलीगल तरीके से घुसे थे, तो उनकी इंजरी की कोई जिम्मेदारी आप पर नहीं आती। उल्टा हम उन पर केस कर सकते हैं, ट्रेसपैसिंग, एनिमल डिस्टर्बेंस और प्रॉपर्टी डैमेज का। ये सब सुनकर मुझे अंदर से एक ठंडी सेटिस्फैक्शन मिलती है। यही होती है असली पावर, सीधा जड़ पर वार। मैं धीरे से ऐड करता हूँ, ऊपर जो आदमी है, जैक, वही इन बच्चों का असली बाप है। वो आज आया था, मारपीट की, गहने भी ले गया। प्रेस्टन की आंखों में चमक आ जाती है, तो केस और स्ट्रांग हो गया। अगर उसे भी इंक्लूड करें तो ये और बड़ा हो जाएगा। वो एक मोटा डॉक्यूमेंट निकालता है, पेन मेरी तरफ बढ़ाता है। बस एक सिग्नेचर और ये मैटर सीधा पुलिस और कोर्ट तक चला जाएगा। हम उनके सारे अकाउंट्स फ्रीज करवा देंगे, कंट्री एग्जिट बन, और इतनी बड़ी अमाउंट होने की वजह से डायरेक्ट जेल। मैं बिना एक सेकंड सोचे साइन कर देता हूं। अब सब तुम्हारे हाथ में है प्रेस्टन। पैसे की टेंशन मत लेना, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। मेरा चेहरा ठंडा पड़ जाता है। मैं चाहता हूं वो जेल में साड़े, उन्हें समझ आए, कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते और कुछ लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। प्रेस्टन हल्का सा मुस्कुराता है। जैसे आप चाहें, यहां मैं शिकारी हूं। मैं कैफे से बाहर निकलता हूं। हॉस्पिटल के बाहर पुलिस वैन खड़ी हैं, लाइट्स फ्लैश कर रही हैं, लेकिन मुझे पता है वो जैनेट को बचाने नहीं, पकड़ने आए हैं। ऊपर जैक जितना हंगामा करेगा, जैनेट उतनी ही बुरी फाजगी। और जैसे ही पुलिस को पता चलेगा कि दोनों बहनें सीरियस क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाता। जैनेट, जब तुझे लगेगा तू बच गई और वही चीज तुझे फंसा देगी, तब तेरा चेहरा देखने लायक होगा। तभी मेरा फोन वाइब्रेट करता है। प्रॉपर्टी ऑफिस से मैसेज। सर, आपके विला के बाहर भीड़ जमा हो गई है। लोग खुद को इंजर्ड बच्चे के रिलेटिव्स बोल रहे हैं। बैनर लगा है, लाइव स्ट्रीम चल रहा है। तो जैनेट ने अभी हार नहीं मानी। लास्ट अटेम्प्ट सिंपैथी लेने का। लेकिन उसे नहीं पता, अब लोग उसे बेचारी मां नहीं, एक जोक समझते हैं। मैं रिप्लाई करता हूं, उन्हें करने दो, जितना शोर मचाएंगे उतना अच्छा, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सबसे बड़ा तमाशा होगा। जब मैं विला पहुंचता हूं, दूर से ही भीड़ नजर आती है। लोग, कैमरा, लाइव स्ट्रीम, बीच में एक बड़ा बैनर। दिल रहित अमीर आदमी खतरनाक जानवर रखता है, बच्चे को नुकसान, जस्टिस चाहिए। उसके नीचे जैनेट खड़ी है, सर पर पत्ती, चेहरे पर चोट के निशान, कैमरास के सामने रो रही है। प्लीज सब मेरी हेल्प करो। ईथन ने बदला लेने के लिए अपने घर में डेंजरस एनिमल्स रखे। मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का है, उसका हाथ कट गया, वो अभी भी हॉस्पिटल में है, और ईथन एक पैसा भी नहीं दे रहा। वो ऐसा रो रही है जैसे कोई एक्ट्रेस हो, फुल प्रेपरेशन के साथ। हाँ, हम पहले ही साथ थे। मैं मानती हूँ मुझसे गलतियां हुई, लेकिन वो मेरी पूरी फैमिली को मारने की कोशिश नहीं कर सकता। उसकी आवाज़ कांप रही है, लेकिन एक्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बगल में जैक भी काम नहीं है। उसने पूरे सीन को पैसा कमाने का मौका बना लिया है। शर्ट के बिना खड़ा है, टैटूज क्लियरली दिख रहे हैं। हाथ में लोहे की रोड पकड़े मेरे गेट पर जोर जोर से मार रहा है। ईथन, कैर, बाहर आ। वो कैमरास की तरफ चीख कर बोलता है। पैसे हैं तेरे पास तो क्या हुआ, तू बच नहीं पाएगा। आज ही 1 करोड़ दे, वरना इस घर को तोड़ दूंगा। लाइव कमेंट्स तेज तेज भर रहे हैं। जो लोग पूरी सच्चाई नहीं जानते वो गुस्से में है। बेचारा बच्चा, कौन पिराना रखता है, इससे जेल भेजो। मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता, बस मजा आता है। मेरे पास बैठे प्रेस्टन अपना चश्मा ठीक करते हैं और बाहर देखते हुए बोलते हैं, मिस्टर ईथन, लगता है ये लोग खुद अपनी कबार खोद रहे हैं। इलीगल गैदरिंग, इंस्टिगेशन, थ्रेट्स,
अब इन पर और चार्जेस लगेंगे। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ कहता हूँ, तो फिर ऑडियंस को वेट क्यों कराएं? मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और साइड हो जाता हूँ। तुरंत मेरे पीछे 4 पुलिस गाड़ियाँ आकर रुकती हैं। रेड और ब्लू लाइट्स चमकने लगती है। भीड़ 1 सेकंड में चुप हो जाती है। सब पीछे हटो, एक तेज आवाज़ गूंजती है। सब कुछ पल भर में बदल जाता है। पुलिस वाले गाड़ियों से निकलते हैं। लाइव करने वाले लोग डर के पीछे हटने लगते हैं। जेनेट मुझे देखती है, पहले डर, फिर तुरंत लालच। उसे लगता है पुलिस मुझे पकड़ने आई है। ऑफिसर्स, वही है। वो मेरी तरफ उंगली दिखाकर चीखती है। इसी ने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया, इसे अरेस्ट करो। जैक रोड जमीन पर मारते हुए मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है। आखिर सामने आ ही गया। अच्छा होगा पैसे दे दे, नहीं तो। मैं सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बिना रुके उसके पास से निकल जाता हूँ। सीधा जेनेट के सामने रुकता हूँ। हर तरफ कैमराज मेरी तरफ हैं। मैं बिल्कुल काम खड़ा हूँ। एक लाइव फोन की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता हूँ। नमस्कार सबको। जब सब यहाँ हैं तो क्यों ना सब कुछ यहीं क्लियर कर दे। मैं साइड होता हूँ। प्रेस्टन आगे आते हैं, हाथ में ब्रीफकेस। पूरा सीन उनके कंट्रोल में आ जाता है। मैं मिस्टर ईथन का लॉयर हूँ। मेरा नाम प्रेस्टन है। उनकी आवाज़ तेज नहीं, लेकिन हर लफ्ज़ भारी और क्लियर है। वो एक ऑफिशियल पेपर कैमरा के सामने दिखाते हैं। जेनेट, तारा और उनके साथियों के खिलाफ इलीगल ट्रेसपैसिंग का केस फाइल हो चुका है। भीड़ में हल्की हलचल मच जाती है। जेनेट का रोना एकदम रुक जाता है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। झूठ है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। अपने बॉयफ्रेंड के घर जाना गलत कैसे? मैं उसकी बात काट देता हूँ। जब मैंने क्लियरली मना किया और लॉक्स चेंज कर दिए, तब तुमने आदमी बुलाकर ताला तोड़वाया। सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड है। प्रेस्टन आगे बोलते हैं। कानून के हिसाब से ये क्राइम है, जिसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। वो दूसरा पेपर निकालते हैं। घर में रहते हुए इन्होंने महंगा सामान बेचा, शराब पी, चीज़ें तोड़ दी। टोटल नुकसान 48 लाख युआन। ये एक मेजर क्राइम है। कम से कम 10 साल की सज़ा। हर लफ्ज़ जैसे हैमर की तरह गिर रहा है। पूरा माहौल एकदम साइलेंट हो जाता है। लाइव कमेंट्स तुरंत बदलने लगते हैं। 48 लाख? ये तो सीधी चोरी है। 20 दिन घर में रहे और ऊपर से पैसे मांग रहे। बच्चा इनोसेंट है, पर इन्होंने खुद लाखों का नुकसान किया। जेनेट कांप रही है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी तैयारी के साथ पुलिस तक जाऊंगा। वो जैक की तरफ मुड़कर धीरे से पूछती है, अब क्या करें? जैक 48 लाख सुनते ही और ग्रीडी हो जाता है। उसे कानून की समझ नहीं। उसके दिमाग में बस एक बात, ये आदमी बहुत अमीर है। वो गराज का रोड मेरी तरफ घुमाता है। मेरे बेटे का हाथ गया है, पैसे दे, नहीं तो मार दूंगा। वो पुलिस के सामने ही मुझ पर अटैक करने की कोशिश करता है। रुको, रोड नीचे डालो। पुलिस पहले से रेडी होती है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, 3 पुलिस वाले उस पर टूट पड़ते हैं। छोड़ो मुझे, वो जोर लगाता है। लेकिन उसकी ताकत पुलिस के सामने कुछ नहीं। उसका हाथ मोड़ दिया जाता है और तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी लग जाती है। मैं ऑफिसर आगे बढ़ता है। जैक, तुम पर अटैक और थेफ्ट का शक है। अब और चार्जेस भी लगेंगे, वेपन से अटैक और थ्रेट देने के। मैं बाप हूँ, मुझे हक है। जैक जोर से चीखता है, लेकिन उसकी एक नहीं चलती। उसे सीधा पुलिस गाड़ी में डाल दिया जाता है। दरवाज़ा बंद, आवाज़ खत्म। अब पुलिस जेनेट की तरफ बढ़ती है। वो पहले ही ज़मीन पर गिर चुकी होती है। जेनेट, तुम पर इलीगल ट्रेसपैसिंग और ग्रैंड थेफ्ट का चार्ज है। तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। उसके हाथों में हथकड़ी लग जाती है और उसी पल उसे समझ आ जाता है, सब खत्म हो गया। नहीं, प्लीज़ मुझे मत ले जाओ। वो रोती है, मेरी तरफ देखती है। ईथन, मुझसे गलती हो गई। प्लीज़ पुलिस को बोलो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं जेल गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं उसे देखता हूँ और कुछ फील ही नहीं होता। मिसअंडरस्टैंडिंग? मैं धीरे से झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता हूँ, जब तुमने मेरा घर तोड़ा, मेरी चीज़ें उसे की, सब बर्बाद कर दिया। जब एक बार भी लगा कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं और पास झुककर ठंडे टोन में कहता हूं, बच्चों की टेंशन मत लो, गवर्नमेंट के पास उनके लिए जगह होती है, इससे ले जाओ। मैं सीधा खड़ा होता हूं और हाथ ऐसे हिला देता हूं जैसे कोई बेकार चीज हटा रहा हूं। 2 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स जेनेट को पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाती हैं। उसकी रोटी हुई आवाज धीरे धीरे दूर होती जाती है
और उसके साथ ही सारा शोर भी खत्म। विला के बाहर अब सिर्फ टूटा फूटा सामान पड़ा है और एक भीड़ जो अभी तक समझ ही नहीं पाई कि अभी हुआ क्या। प्रेस्टन अपना चश्मा ठीक करता है और फोन देखते हुए बोलता है, मिस्टर ईथन, ऑनलाइन पब्लिक का ओपिनियन पूरी तरह चेंज हो गया है। जो आपने किया बिल्कुल सही था। आप टॉप ट्रेंडिंग पर हो। मैं हल्का सा सर हिलाता हूं। प्रेस्टन, अब आगे सब तुम्हारा काम है। मैं विला की तरफ देखता हूं। वही जगह है, लेकिन अब कुछ अलग लग रही है। इसे गंदा किया गया था, लेकिन अब यह साफ हो चुका है। मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कोई माफी नहीं चाहिए। मुझे फुल पनिशमेंट चाहिए। प्रेस्टन हल्का सा झुककर कहता है, समझ गया। मैं इंश्योर करूंगा कि वो काफी टाइम जेल में रहें और अपनी बाकी जिंदगी 48 लाख युआन चुकाने में निकालें। मैं मुड़कर अंदर कोर्टयार्ड में चला जाता हूं। पॉन्ड अब खाली है। पिरान्हा फिश अपना काम परफेक्टली करके जा चुकी हैं। मेरा एक दोस्त उन्हें ले गया है, लेकिन उस खाली पॉन्ड को देखते हुए भी मुझे फेलिक्स का चेहरा याद आता है। जब वो उसमें गिरा था, सिर्फ डर, सिर्फ दहशत। क्या अब सब खत्म हो गया? मैं खुद से पूछता हूं, फिर धीरे से मुस्कुराता हूं। नहीं, मेरे पास अभी एक आखिरी तोहफा बाकी है, तारा के लिए, जो अब मेंटल हॉस्पिटल में है और हर बार आंखें बंद करते ही मकड़ियां देख रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। आपका हर कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अभी 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है भाई लोगों। और हाँ, वीडियो लेट होने के लिए दिल से माफी। कुछ पर्सनल समस्याओं की वजह से मैं रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि आपको लगातार अच्छी स्टोरीज मिलती रहें। अगर आपको ऐसी स्टोरी वीडियो पसंद आती हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट और लाता रहूं। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।